नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं हाहाकार मचता है। उसके बहुत दिनों के बाद प्रधान का बयान आता है। उनके बयान का पैटर्न ऐसा होता है कि दाम बढ़ने के प्रधान कारण का पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि यह प्रधान जी का बयान है। कौन सा कारण प्रधान है ये पता नहीं चल पाता। हमने सोचा कि उनके कई बयानों से प्रधान कारणों का पता लगाया जाए ताकि आप गर्व कर सकें कि आप 100 रुपया लीटर पेट्रोल किस लिए खरीद रहे हैं। प्रधान के बयानों की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो कारणों की प्रधानता समझने में आसानी होगी। कभी अंतर्राष्ट्रीय कारण प्रधान होता है, कभी कम उत्पादन प्रधान होता है, कभी यह भी प्रधान कारण हो जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। कभी सर्दी प्रधान हो जाती है तो कभी चक्रवाती तूफान प्रधान हो जाता है। कभी गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान योजना प्रधान हो जाती है तो कभी प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रधान हो जाता है। कभी टीका योजना प्रधान कारण हो जाती है तो कभी हाईवे प्रधान कारण हो जाता है। कभी राज्य प्रधान हो जाता है तो कभी केंद्र प्रधान हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के अलग अलग कारण प्रधान हो जाते हैं। कौन सा कारण कब प्रधान होगा यह प्रधान ही जानते हैं। विकास भी उनके प्रधान कारणों में से एक है जिसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। इतने प्रधान कारण हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने के। हर बयान अपने आप में प्रधान है। जब आप पुराने बयानों के सिलसिले को देखेंगे तो पता चलेगा कि 14 जून 2021 का उनका बयान 2017 के बयान से हूबहू मिलता है। बस योजनाओं के नाम बदल गए हैं। पहले हालिया बयान सुनते हैं। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है। राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटा है। प्रधान का यह बयान क्लासिक है। प्रधान के इस बयान को वही छात्र समझ सकता है जो सवाल का जवाब न आने पर जवाब लिखने के नाम पर पन्ना भरने की तरकीब जानता है और रसायन शास्त्र के प्रश्न के जवाब में हिंदी साहित्य के रीति काल की विवेचना कराता है। क्या आपको पता है कि 2017 में भी धर्मेंद्र प्रधान ने इसी तरह का बयान दिया था? तब योजनाओं के नाम कुछ अलग थे। 13 सितंबर की खबर है। प्रधान ने कहा था कि हमें बड़े पैमाने पर हाईवे और सड़क निर्माण, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, ग्रामीण साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए फंड चाहिए। इन सभी पर खर्च काफी बढ़ गया है। इनके लिए हमें संसाधन कहां से मिलेंगे? सवाल पूछा गया है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जवाब में पूरा बजट सुना दे रहे हैं। इस साल गरीब कल्याण योजना और किसान सम्मान योजना जैसे कारणों से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो 2017 में पेयजल, प्राइमरी हेल्थ केयर और शिक्षा के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा था। 2017 मई में दिल्ली में पेट्रोल करीब 68 रुपए लीटर था और मुंबई में 77 रुपए लीटर। तब भी विकास के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। अब जब 100 रुपया हुआ है तब भी कारण वही विकास है। बस 2017 में इतना विकास होने लगा कि 2021 में आकर 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, जबकि 29 जून 2020 को पिछले साल प्रधान का बयान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने में 42 करोड़ लोगों के खाते में 65,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। पिछले साल जून में भी प्रधान यही बात कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए 42 करोड़ लोगों के खाते में दिए गए हैं, तब भी तेल के दाम बढ़ रहे थे। इस बार प्रधान कह रहे हैं कि टीका पर सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फरवरी में जब बजट पेश किया गया तब तो कहा गया कि और जरूरत होगी तो और पैसे दिए जाएंगे। उस वक्त तो यह नहीं कहा गया कि हम 35,000 करोड़ इसलिए बता रहे हैं कि सारा पैसा पेट्रोल और डीजल के दाम से वसूलने वाले हैं। क्या वित्त मंत्री ने यह नहीं सोचा था कि पैसा कहां से आएगा? बहुत दिनों तक तो सरकार भी इस 35,000 करोड़ का नाम नहीं ले रही थी। इस बजट के होते हुए भी राज्यों से कहा जा रहा था कि वे अपने पैसे से टीका खरीदें। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. 35,000 करोड़ के बजट की घोषणा दूसरी लहर से पहले हो चुकी थी। तब तो पता होगा कि पैसा कहां से आएगा। अब क्यों पेट्रोल से इसकी भरपाई हो रही है और 35,000 करोड़ तो सरकार 1-1.5 महीने में पेट्रोल डीजल से टैक्स लगाकर कमा लेती होगी। तो इतने लंबे समय से यह टैक्स क्यों चल रहा है? गजब तर्क है कि टीका के लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पता चला कि आप टीके का 1,200 रुपया बचाने के चक्कर में पेट्रोल और डीजल के बहाने 12,000 रुपए सरकार को दे रहे हैं। 2017 से प्रधान का यही प्रधान तर्क है कि विकास की योजनाओं के लिए टैक्स चाहिए और दाम बढ़ेंगे ही। अगला बयान भी इसी साल फरवरी का है। कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है। भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा। ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा। इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने, भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है। ऐसे ही राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके एक संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं आगे। वैसे तेल के मामलों के जानकार किरीट पारिख का जवाब भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुनना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार टीका के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है तो उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक कर दे। ये बात तो देखना चाहिए कि 35,000 करोड़ से सरकार वैक्सीन के लिए लेने का बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? हमारा जो वैक्सीन प्रोग्राम है सरकार का, ये अनफॉर्चुनेटली वो डॉलड्रम्स में है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ वैक्सीन जाता है, किसको मिलता है। कहीं लोग लाइन में रहते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं वैक्सीन ख़त्म हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंटली बताया कि कहाँ वैक्सीन जा रहा है, ये हम कर रहे हैं। तो सरकार को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। Fortunately, the tax collections are increasing, and therefore I think they can really afford to cut down some of these taxes, which indirect taxes, which hurt the people most. Government should not intervene in the pricing system. Certainly, by raising taxes, they are intervening it. कर बढ़ा के वो पेट्रोल की कीमत में तो इंटरवेंट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी हम जो इंटरनेशनल आधार के इनके साथ कनेक्ट किया है, वो कनेक्शन नहीं जाना चाहिए। प्रधान का एक और बयान देखिए जो इस साल मार्च का है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम को कमाई का संसाधन समझती है। यह हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सॉफ्टन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है, उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को
पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। लोगों को, सामान्य गरीब लोगों की आर्थिक उपार्जन हो, उसकी व्यवस्था की गई है। इस बार बजट में 32% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? लोगों की भलाई के लिए इस सारे काम को किया जा रहा है। मार्च में ही उनका एक और बयान है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अस्थायी रूप से बढ़ रहे हैं, टेम्पररी, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। 100 रुपया हो गया है, कहीं से कम होता हुआ नहीं लग रहा है। प्रधान ने कह दिया कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को निर्देश दें कि महाराष्ट्र में टैक्स कम करें। क्या प्रधानमंत्री से आग्रह कर सकते हैं कि वे पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दें? निर्देश की बात नहीं कर रहा हूं। प्रधान अनेक प्रधान कारण बताते हैं, लेकिन इस प्रधान कारण पर नहीं आते कि 7 साल में केंद्र ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा दी है। 9 मार्च 2021 को धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है 5 अक्टूबर 2018 से लेकर 5 सितंबर 2019 के बीच पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स उत्पाद शुल्क 17 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर था। डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर था। 2 फरवरी 2021 को इसे बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया, यानी 83% की वृद्धि हुई पेट्रोल पर। इसी दिन डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया, 130% की वृद्धि हुई। तो प्रधान यह नहीं बताते कि इस वृद्धि के पीछे प्रधान कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है। हेडलाइन मैनेज करने के बाद भी इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार का बयान है कि दिसंबर 2019 में जब से उनकी सरकार आई है तब से महाराष्ट्र में पेट्रोल पर वैट नहीं बढ़ा है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का कहना है कि बंगाल में प्रति लीटर जो टैक्स लगता है उस पर 31-32 रुपया केंद्र लेता है, जबकि राज्य का टैक्स 18 रुपया है। दिल्ली में भी पिछले साल जून से वैट नहीं बढ़ा है, जबकि मोदी सरकार ने केंद्र का टैक्स कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले साल दिसंबर में हिंदू अखबार ने दिल्ली के टैक्स की तुलना की थी, तब दिल्ली में 83 रुपए 71 पैसे लीटर पेट्रोल था। इसके अनुसार मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल पर 17% वैट लगता था, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 23% हो गया। लेकिन इसी दौरान केंद्र का टैक्स 14% से बढ़कर 40% हो गया। राज्य से ज्यादा केंद्र ने टैक्स बढ़ाए। आज दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 जनवरी 2021 को पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर था। 6 महीने में 13 रुपया महंगा हुआ है। प्रधान को अब केंद्र के टैक्स पर बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां पर पेट्रोल पर टैक्स कम क्यों नहीं हो रहा है। क्या मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों को पेट्रोल की महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? बिहार में उनकी सहयोगी जदयू ने भी पेट्रोल के दाम कम करने की बात कही है। ये हमको भी चुभ रही है, हमें भी दर्द हो रहा, हमें भी चुभ रही है। ये जो अखबार में सुबह पढ़ के कि आज इतने पैसे बढ़ गए, ये हमको भी चुभ रही है। तो सरकार को इसको एड्रेस करना होगा। सरकार को एड्रेस करना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करना चाहिए कि सारे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया बाजार के हाथ में न चली जाए। जनता दल यूनाइटेड की यह मांग कहां तक पहुंची पता नहीं। कहने के लिए बयान दर्ज हुआ मगर हुआ कुछ नहीं। इसी साल 8 मार्च को धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया कि 2013 में 52,537 करोड़ टैक्स वसूला जाता था पेट्रोल डीजल से, जो 2019-20 में 2,13,000 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 के 11 महीनों में 2,94,000 करोड़ का कर संग्रह हो गया है पेट्रोल और डीजल से। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से कितना टैक्स वसूला है। कई गुना वृद्धि हो गई है। दिसंबर 2020 में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम 594 रुपए था, जो इन दिनों 813 रुपए का हो गया है। सब्सिडी तो केंद्र ने की है, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार वापस उसी तरह से दे रही है? प्रधान और प्रधानमंत्री में से कौन बताएगा? केवल प्रधान कारणों को लेकर टारगेट शिफ्ट करना प्रधान जी का मकसद लगता है। 2017 में
प्रधान ने कहा था कि पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाना चाहिए। GST should cover all the petroleum products. We are sincerely appealing to the state government, to the GST Council, to look into this issue. The whole country is now governed by a new tax mechanism. One of the prime commodity petroleum product, primarily diesel, petrol, LPG, all these should be, LPG is already in the GST, but petrol and diesel should come under GST. उन्हें बताना चाहिए कि इस बयान के बाद इस पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए, जबकि इसी 24 मार्च को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा कि 8-10 सालों तक यह संभव ही नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। आज जहां उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा। तो 48 रुपए का जो नुकसान होगा सौती महोदय, उसकी भरपाई कहां से होगी सौती महोदय? तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, यह संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। सुशील मोदी कहते हैं कि राज्यों को 2 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? वैसे जीएसटी का संकट भी सामने आने लगा है। राज्यों के पास पैसे नहीं है, वरना वो कम कर देते। जीएसटी का हिस्सा न मिलने और देरी से मिलने की शिकायतें आम हो गई हैं। पिछली बार जब राज्यों ने मांगा तो केंद्र ने कहा रिजर्व बैंक से लोन ले लें। राज्यों ने मना कर दिया कि हमारा हिस्सा है, हम लोन क्यों लें। तब पिछले साल अक्टूबर में वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार से लोन लेकर केंद्र जीएसटी का हिस्सा देगा। रिजर्व बैंक ने अपने लाभांश से 99,000 करोड़ रुपए दिए थे। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री प्रधान के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ने के प्रधान कारण क्या हैं? We are asking this big question tonight, which may be asked tomorrow morning also. अपने कार्यक्रम में अंग्रेजी के एंकर लोग ऐसे ही भौकाल बनाते हैं। उनका क्वेश्चन हमेशा ही बिग होता है, लेकिन सरकार का जवाब स्मॉल में भी नहीं आता। 21 फरवरी 2021 को प्रधान ने तेल के दाम बढ़ने के कुछ अलग प्रधान कारण बताए कि कच्चे तेल का उत्पादन कम हो गया है और तेल बनाने वाली कंपनियां कम उत्पादन कर रही हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। हम उत्पादनकारी देशों को, ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है, उनमें कुछ फर्क आएगा, यह हमारी अपेक्षा है। भारत ने कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के समूह ओपेक से कहा था कि तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, कच्चे तेल का। तब इसके जवाब में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा था कि नई दिल्ली के पास तेल का जो रिजर्व है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सलमान ने बताया कि दिल्ली ने 2020 में सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदकर भंडारण किया है, रिजर्व रखा है। सितंबर 2020 में दिवंगत सांसद राजीव सातव के पूछे एक सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित रूप से कहा था कि भारत ने अप्रैल मई 2020 में $19 प्रति बैरल के भाव से 16.71 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है और उसे रिजर्व में रखा है। इससे भारत ने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। दिवंगत सांसद राजीव सातव ने अपने सवाल में यह नहीं लिखा था कि अप्रैल महीने का ही रिकॉर्ड बताइए। उन्होंने पूछा था कि जब कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई तब क्या सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल का रिजर्व रखा था, कितना पैसा बचाया था। इसके जवाब में मंत्री जी सितंबर में कहते हैं 5,000 करोड़ बचाया था। लेकिन सेम प्रधान, वही प्रधान 27 मई 2020 को ईटी नाउ न्यूज चैनल से कहते हैं कि कच्चे तेल के दाम कम होने से भारत को 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जब 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं तो फिर राज्यसभा में क्यों बताया गया कि 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है? बचत की प्रधान राशि क्या है? 5,000 करोड़ है या 25,000 करोड़ है? यह प्रधान ही बता सकते हैं। 25,000 की बचत का लाभ जनता को क्यों नहीं मिला? तब उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं दी गई?
पिछले साल तेल कंपनियों ने 82 दिनों तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए, तालाबंदी हुई थी। जैसे ही 7 जून से तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए, 13 दिनों तक बढ़ते ही चले गए और 19 जून को दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया था। अप्रैल की तुलना में जून में पेट्रोल 9 रुपए महंगा हो चुका था। डीजल तो अप्रैल से जून के बीच 14.77 रुपए महंगा हो गया था। 2017 से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकारों के आयात पर निर्भर होने के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 5वां साल चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने आयात पर निर्भरता को लेकर क्या किया? उल्टा आयात बढ़ा ही। ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियों ने इन 7 सालों में तेल के नए जरिया खोजने के लिए क्या किया? या सिर्फ उनके पैसे का इस्तेमाल दूसरी बीमार सरकारी कंपनियों को खरीदने में किया गया? अमेरिका की क्रय शक्ति भारत के लोगों से 25 गुना ज्यादा है, फिर भी वहां पेट्रोल भारत से आधे दाम पर बिक रहा है। हम पेट्रोल के दाम बढ़ने के प्रधान कारणों का पता लगा ही रहे थे कि तभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आ गया, जिससे पता चला कि सरसों तेल इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि सरकार ने मिलावट कम कर दी है। यानी अब आप शुद्ध सरसों तेल खा रहे हैं, मुबारक हो। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। अजीब तर्क है। तो क्या आप पिछले 7 सालों से मिलावटी तेल खा रहे थे? अब जाकर मिलावट कम हुआ है? ऐसे ऐसे तर्कों से ही सीना फूल जाता है कि पेट्रोल 100 रुपए इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार को विकास करना है। सरसों तेल 200 रुपए से अधिक का इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार हमको मिलावट वाला तेल नहीं खिलाना चाहती है। कुछ भी बोल देने की होड़ अच्छी नहीं है। खाने के तेल के दाम 50% से लेकर 77% तक बढ़ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान दोनों केंद्रीय मंत्रियों को मनोरमा सिंह के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वे उनके विकास से कितने खुश हैं, कैसे घर चला रही हैं। मनोरमा जी नमस्ते। एक चीज जानना चाहूंगा, आप बता रही थी कि आप पहले 8,000 रुपए कमाती हैं अभी भी और पहले भी। पहले आप 2-3 हजार रुपए बचा लेती थी, अब क्यों नहीं बचा पा रही हैं? सर इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया है, रिफाइंड का दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम बढ़ गया है, तो इसलिए सर नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे ज्यादा किस चीज का दाम बढ़ा है मनोरमा जी? सबसे ज्यादा तेल का दाम बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2-3 महीने में कुछ समझाइए जरा। सर जैसे 2-3 महीने में जैसे पहले कम था। कितना था पहले? पहले 110 तक मिल जाता था। 1 किलो बता रही हैं? जी। हाँ। फिर उसके बाद 120 हो गया, फिर उसके बाद 140 रुपए कर दिए, फिर 150 रुपए कर दिए, अब सीधे जाके 200 रुपए कर दिए। 200 रुपए? जी। तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप? कहाँ कटौती की है आपने? देखिए जब कटौती सबको करनी पड़ रही है जी, आपने कहाँ कटौती की है? बता तो रहे हैं सर कि जैसे सुबह नाश्ते में पूड़ी पराठा बनाते थे, अब हम रोटी बना रहे हैं, तो जैसे उसमें से थोड़ा तेल रिफाइंड मेरा बच जाता है तो हम उसको दाल सब्जी में यूज कर लेते हैं। जैसे 2 टाइम चाय पीते थे, अब 1 ही टाइम चाय पी रहे हैं। लोगों की कमाई कम हो गई है और बंद हो गई है। सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, लेकिन खाना केवल चावल और गेहूं से नहीं बनता है। गैस का सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। जाहिर है लोग खाने पीने के बजट में कटौती कर रहे हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी कमजोर हो रहा होगा। सरकार को समझना होगा कि उसकी योजनाओं के बाद भी कई लोग छूट सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मोहल्लों में पार्षदों और गांवों में पंचों के माध्यम से मुनादी करवानी चाहिए, जिससे योजनाओं का पता लगे और कोई कम खाए ना कोई भूखा रहे। इस बार की महंगाई कोई सामान्य महंगाई नहीं है, यह कमाई बंद हो जाने के ऊपर से आई है। इसकी मार कहीं ज्यादा गहरी और घातक है। दिल्ली से रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मोती नगर के सरकारी स्कूल के बाहर लंबी कतार लग गई है। राशन 10 बजे से बटेगा, लेकिन लोग सुबह 6 बजे से ही इकट्ठा हो रहे हैं। ये एक लंबी कतार है, आप देखिए राशन लेने वालों की एक लंबी कतार। आप जहाँ जाएंगे, कुछ लोग लाइन में लगे लगे थक गए हैं तो बैठ गए। नहीं बैठे रहने दीजिए। अब चूंकि इतनी देर से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, तो ये जो लंबी कतार है ये 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल लेने की कतार है। ये देखिए बहन जी यहाँ पर बैठ गई हैं, बच्चे के साथ में अपने आई हुई हैं।
कितनी देर से यहाँ लाइन में लगी हुई हैं? कितनी देर से लाइन में लगी हैं? 7 बजे का लगी हूँ। 7 बजे से लगी हैं। 2 महीने से कोई काम ही नहीं था। यहीं पर हमें रिंकू कुमार सिंह मिले। पंखा बनाने का काम करते हैं, लेकिन 2 महीने से काम बंद होने के चलते 5 लोगों के परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा पहली बार ये सरकारी अनाज लेने को मजबूर हो गए। रिंकू जैसे तमाम छोटे मोटे काम करने वाले लोग अब इसी तरह सरकारी राशन के भरोसे हैं। कर्जा ही लेके आदमी खाना खा रहा था 2 महीने से। कर्जा लेकर खाना खा रहे हैं? क्या करते, उधार ही, अब उधार भी देने वाला आदमी नहीं कोई है। कितना दे देगा उधार आदमी? 2 महीने से कोई काम ही नहीं था। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी तो बस ऐसे ही छुटा हुआ है काम। छुटा हुआ है? हाँ। मोती नगर से हम पहुंचे करमपुरा के सरकारी स्कूल, लेकिन बुधवार को अनाज कम आने से कई महिलाओं को बिना राशन ही लौटना पड़ा। इन्हीं में से एक उर्मिला देवी हैं। पति हाथ गाड़ी चलाता है, उसी की कमाई से 6 लोगों का परिवार चलता था, लेकिन 2 महीने से काम नहीं मिला है। लिहाजा सुबह 6 बजे से ही उर्मिला राशन लेने की जद्दोजहद में लग गई है। यहाँ आई सभी महिलाओं की ऐसी ही अलग अलग परेशानियां हैं। बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आती हूँ घर से, सुबह से बैठे रहती भूखे प्यासे। कितने बजे से आप लोग यहाँ लगते हो लाइन में? 6 बजे आती हूँ, कभी 7 बजे आती हूँ। गाड़ी भाड़ा लग जाता है 40-50 रुपया डेली के, कहाँ से भरूंगी गाड़ी? हमारे पति ने रिक्शे चलाते हैं, रिक्शे में भी नहीं कमाया। 4-4 बच्चे के कैसे पालूंगी? रूम भाड़ा कैसे दूंगी? अनाज कम और भीड़ ज्यादा होने से राशन बांटने में लगे सरकारी शिक्षकों को भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। दरअसल इन दिनों गरीब लोगों को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल देने की जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों के कंधों पर है। स्कूल में राशन आया नहीं है तो कैसे मिलेगा इनको? 5-5 बजे भीड़ लग जाती है राशन के लिए। टीचर सारे काम कर रहे हैं। खुद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में अप्रैल के बाद करीब 75 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई और बेरोजगारी की दर बढ़कर 14.30% हो गई है। और इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में गुजर बसर करते हैं। कोरोना संक्रमण काल में तमाम सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए ये राशन बहुत ज़रूरी है और शायद इसीलिए सुबह 5 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जिस विकास के लिए पेट्रोल 100 रुपया महंगा हो गया है, उसकी हालत आप देख रहे हैं। दरअसल आप देख नहीं रहे हैं। देख रहे होते तो कोई आंखों में धूल झोंक के नहीं चला जाता, कुछ भी बोलकर नहीं चला जाता। ब्रेक के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के चैट में कौन अफसर क्या बात कर रहा है, इस पर सरकार अब कारण बताओ नोटिस जारी करने लगी है। इससे पता चलता है कि सरकार के पास कितना वक्त है और काम कितना कम है। मध्य प्रदेश के युवा आईएएस अफसर लोकेश जांगीड़ को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वायरल चैट में जांगीड़ ने व्यवस्था पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे 54 महीनों में 9 बार जांगीड़ का ट्रांसफर हुआ है। अपने चैट में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने तबादले के लिए मुख्यमंत्री के पारिवारिक संबंधों की भी बात कर दी है। एमपी आईएएस एसोसिएशन का एक सिग्नल पर एक ग्रुप है जिस पर कुछ पोस्ट मेरे द्वारा किए गए थे। ये तथ्य सही है। हालांकि ये एक प्राइवेट ग्रुप है, ये क्लोज ग्रुप है और इसलिए मैं उसमें क्या लिखा गया था और क्यों लिखा गया था इसके बारे में मैं कोई डिटेल्स में आपसे साझा नहीं कर सकता हूँ। सर, लेकिन आप, जहाँ तक हमें पता है कि आप उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त थे और मुख्यमंत्री दफ्तर से ही आपको कॉल गया था बड़वानी में आने के लिए। फिर क्या वजह है, कितने दिनों में 54 महीने में शायद से आपकी नवी पोस्टिंग, यानी 6 महीने में, हर 6 महीने में एक ट्रांसफ़र हुआ आपका, क्यों? 54 महीने में 9 ट्रांसफर्स हुए, ये बात सही है। ये बात भी सही है कि मैं मिजोरम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जनरल ऑब्जर्वर मैं वहाँ डेप्यूटेड था सेयर चीफ बाईपोल्स के लिए। तो बीच में मेरी ड्यूटी कर्टेल करके मुझे बड़वानी में अपर कलेक्टर के तौर पे कोविड के समय अपेरेंटली कोविड को मैनेज करने के लिए पोस्ट किया गया था और 41 डेज से मेरे वहाँ मुझे वापस पुनः भोपाल बुला लिया गया है। जहाँ तक पोस्टिंग्स और नंबर ऑफ ट्रांसफर्स का सवाल है तो ये
शासन का विशेषाधिकार है कि वो अधिकारी का किस पोस्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। तो मुझे इस बारे में कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे कितने बार ट्रांसफ़र किया गया, बल्कि मेरे लिए तो ये अच्छा था कि मुझे अलग अलग ज़िलों में, आदिवासी बाहुल्य ज़िलों में जैसे श्योपुर है, शहडोल है, बड़वानी है, हरदा में टिमरनी ब्लॉक है, तो मुझे कार्य करने का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन के प्रति आभारी हूँ कि मुझे इतनी डाइवर्स प्रोफाइल्स में मुझे कार्य करने का मौका तो मिला। अच्छी बात है कि आपके जैसे अधिकारियों को और ज़्यादा वक्त मिलता तो और बेहतर काम होता। तो आपको कोई शिकायत नहीं है इसमें? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स पूर्ण रूप से शासन का विशेषाधिकार है, मुझे इसमें कोई शिकायत फिर आप अभी महाराष्ट्र क्यों जाना चाहते हैं? कोई व्यक्तिगत वजह है? महाराष्ट्र में मैं परभनी मेरा होम टाउन है, जहां मेरे 87 वर्षीय दादाजी रहते हैं जो डायबिटिक है, जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी भी है, और मेरी माताजी रहती है 57 वर्षीय जो विधवा है। मेरे पिताजी जब मैं 6 साल का था तब चल बसे थे, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वहां रह के उनके पास कुछ समय में रह सकूं, इसलिए मैंने महाराष्ट्र जाने के लिए 11 जून को चीफ सेक्रेटरी साहब का एप्लीकेशन सबमिट किया है। सर, कुछ बातें आपने कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो हमने पढ़ी हैं या कुछ नेताओं के खिलाफ भी लिखी हैं, क्या आप इसकी पुष्टि करना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसी वजह, कोई ख़ास वजह, या इनसे कोई ख़ास व्यक्तिगत आपकी बात हुई हो? नहीं, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है कि चैट के कंटेंट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल था मेरा, क्या आपको इस जो ग्रुप है IAS एसोसिएशन का, क्या उससे निकाल दिया गया है? और क्या जो आप IAS एसोसिएशन देश भर की, उससे कहीं कुछ आपकी बात हुई, कोई समर्थन मिला इस पूरे मामले में? ग्रुप से मुझे ज़रूर निकाल दिया गया है। ग्रुप हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी विशेष गढ़वाले साहब ने मुझे ग्रुप से रिमूव किया है। इस बारे में जैसे आपने पूछा, मेरी एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से MP के या राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो IAS एसोसिएशन है उसके किसी भी पदाधिकारी से इस संदर्भ में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रशासकीय अधिकारी का ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है। यदि प्रशासकीय अधिकारी अपने ट्रांसफर को पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ कदम मानेगा तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं करेगा और अपने पद के साथ भी न्याय नहीं करेगा। जिन प्रशासकीय अधिकारी की आप बात कर रहे हैं और जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, वो ये भी बताए कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में क्या इस अधिकारी को हटाने की बात नहीं की गई थी? उस समय कांग्रेस के लिए ये खराब थे। आज प्रशासकीय दृष्टि से उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वो उनके अच्छे हो जाते हैं।